साथियों, आज का हमारा जो ये आयोजन है, हमारे महान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। और ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ रविदास जी की जयंती मनाने तक सीमित नहीं है। हम लोग किसी न किसी महापुरुष की जयंती का बहाना या फिर वो अवसर ढूंढ करके हमारे समाज को प्रबोधन का काम करने का काम करते हैं। आज का कार्यक्रम जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारतीय भीम सेना, इन दो संगठनों के तत्वाधान में हो रहा है। और आज दीना भाना जी की, जो इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले, आपके राजस्थान के जयपुर से, आज जिसको कुछ भी कहा जाए, वाल्मीकि कहा जाए, लेकिन असल में भंगी समाज से आने वाले दीना भाना जी, जिन दीना भाना जी की वजह से कांसीराम साहब और खापड़े साहब जैसे लोग इस मिशन को आगे बढ़ा पाए, ऐसे इस आंदोलन के या क्रांतिकारी के जनक दीना भाना जी का भी आज जन्म दिवस है। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है और ये दो संगठनों का एक मिलाप है। ये दो संगठनों ने मिलकर के पूरे भारत के अंदर इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया है। ये शुरुआत हम लोगों ने की है और ये दो संगठनों तक सीमित नहीं होगी। हमारा आखिरी फैसला है कि 2 लाख संगठनों को हम इकट्ठा करेंगे। 2 लाख संगठनों को, जिन लोगों को भी हमारा मार्ग अच्छा लगेगा, जिन लोगों को भी हमारे कार्य अच्छे लगेंगे, वो धीरे धीरे हमारे साथ में जुड़ते जाएंगे। आज का ये कार्यक्रम भी, बैनर तो भले 2 संगठनों का है, लेकिन पंडाल में यहाँ पर करीबन 100 से ज्यादा संगठनों के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मंच पर से लगाकर सामने तक 100 से ज्यादा संगठनों के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ की थोड़ी डेफिनेशन आपको 1 मिनट में दूंगा कि जैसा कि नाम है राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, यानी भारत के अंदर 2 तरह के लोग हैं, एक मूल निवासी आदिवासी और एक गैर मूल निवासी या गैर आदिवासी, जिनके लिए अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक इंडिजीनियस पीपल और दूसरा नॉन इंडिजीनियस पीपल। तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, जिसका हिंदी में नाम है, ये ऑल इंडिया के हमारे इंडिजीनियस पीपल्स का, जिनको आज 6743 जातियों में और वर्ण के अंदर करीबन 3 वर्णों में अलग थलग करके रखा हुआ है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गैर आदिवासी के सिवाय सारे समाज के लोग समाहित हैं। दूसरा है भारतीय भीम सेना। आपने बहुत सारे नाम सुने हैं, यहाँ पर भी भीम आर्मी और भीम सेना के नाम से भी संगठन चलते हैं, लेकिन ये जो भारतीय भीम सेना है, ये भारतीय भीम सेना कोई हमारे द्वारा पैदा की हुई संगठन नहीं है। हमने कोई 10-20 साल पहले पैदा किया हुआ संगठन नहीं है। ये मेरा जन्म 1969 में रिकॉर्ड में बताया जाता है, ओरिजिनल में मेरा जन्म जो है 71 का, लेकिन कागजों में मुझे 69 का किया। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन भारतीय भीम सेना, ये मुझसे भी 1 साल बड़ा है, यानी कि ये 68 में बना है, 1968 में बना है भारतीय भीम सेना। और ये संगठन साउथ इंडिया के अंदर कर्नाटक में बना, जहां पर बी श्याम सुंदर साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर के एक बहुत ही बड़े अनुयायी और एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाने वाले महापुरुष थे, उन्होंने 68 में भारतीय भीम सेना का संगठन बनाया था और मूल भारतीय नाम से कॉन्सेप्ट दिया था कि मूल भारतीय यानी भारत के इंडिजिनियस पीपल का ये ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये नॉर्थ का राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और साउथ का भारतीय भीम सेना, 2 संगठन मिलकर के भारत के अंदर इस क्रांति का आगाज करने के लिए आज का दिन हमने चुना और रविदास जयंती जी के उपलक्ष्य पर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, सबसे पहले उन भामाशाहों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने योगदान की वजह से इतने सुंदर एक कार्यक्रम को एक रूप दिया और उसके अंदर अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई दी। दूसरा आभार व्यक्त करना चाहूंगा
यहाँ पर हर शख्स जो यहाँ पर समय निकाल करके आया, बहुत सारे लोग नहीं आए, उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो आए उन लोगों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने आयोजन किया, उस आयोजन को आपकी उपस्थिति ने चार चांद लगा दिए। वरना अगर ये कुर्सियां आधी से ज्यादा खाली पड़ी रहती तो इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं रहता। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा उस टीम का, जिस टीम ने मुझे तकरीबन 1-1.25 महीने पहले कहा कि साहब आप तो डेट दीजिए, बाकी काम हमारा। और जिस तरीके से उन्होंने रात दिन, देखो भामाशाह तो कोई भी बन सकता है, लेकिन उस भामाशाह तक पहुंचना ये सबसे बड़ी बात है। कार्यक्रमों में तो कोई भी लोग आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को निमंत्रण देने के लिए उनके घर घर तक जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो इस आयोजन करने में जो भी कमेटी के लोग हैं, किसी का एक का नाम नहीं लूंगा, सभी लोग जिन्होंने भी मेहनत की है उन सबका भी आभार मैं पहले व्यक्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ी देर में अब मैं शुरू हो जाऊंगा तो ये धन्यवाद मुझे याद रहेगा, इसलिए मैंने सोचा ये पहले ही दे, है ना, बाद में एक लफड़ा हो जाता, मुझे भी पता नहीं है कि मैं किधर जा रहा हूं। तो मैं आपको आज गुरु रविदास जी की जयंती पर एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग भजनों में उनकी वाणी में सुनते हैं, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से कि ऐसा चाहूंगा आज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, इस प्रकार के सैकड़ों सवैये और सैकड़ों उनकी बातें कह करके हमें समझाने का प्रयास करते हैं। गुरु रविदास जी के जीवन का हर एक लफ्ज जो उनके मुंह से निकला वो इस भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे अध्ययन के मुताबिक मैंने जब संतों को पढ़ा, जिसके अंदर नामदेव से लेकर के रैदास, गुरु नानक, जम्बेश्वर जसनाथ, साहेब कबीर, गन्ना जाट, पीपा दर्जी, चैन जी महाराज, ऐसे तमाम संत जो भारत में हुए, उन संतों की मैंने वाणी को अध्ययन किया। तो आज रविदास जी के उपलक्ष्य में बात है तो कहूंगा कि मुझे रविदास जी की उन सैकड़ों बातों में से एक बात ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, एक बात जो मेरे जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो क्या बात थी? गुरु रैदास कहते हैं कि नरपत एक सिंहासन सोयो, सपने भयो भिखारी। नरपत एक सिंहासन सोयो, सपने भयो भिखारी। आपन राज खोवत दुख पायो, सो दशा भई हमारी। गुरु रैदास क्या कह रहे हैं? नरपत एक सिंहासन सोयो, सिंहासन पे ही सो गया, नींद लग गई। और नींद जब लगती है तो कोई न कोई सपना तो आता ही आता है। नींद का और सपने का बड़ा अच्छा संबंध है। तो जैसे ही रहते हैं, वो बात क्या साबित करती है कि वो मेरे सम्मानित साथी जिनकी सोच है कि ताराराम अगर लगा रहा है तो भीलों का ही प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर आपको अभी बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर, जोधपुर संभाग में 56 कौम है। 36 वाला तो हमने झूठा साबित कर दिया, 56 है, लेकिन उस 56 में से निश्चित तौर पे यहाँ पर 36 तो बैठी हुई है। ये 36 कौम के लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये हाँ 20-25 नहीं है, 36 के हैं। तो ये कोई एक जाति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। हमने इसे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया और हम तो समझते हैं कि सफल है। पंजाब आ गया, दिल्ली आ गया तो हमारा सफल हो गया, लेकिन हमने कोशिश की थी कि इसको किया जाए। लेकिन साथियों, सबके कलेजे हमारे जितने नहीं हो। हमने तो एक कलेजे का टुकड़ा निकाल के बाहर ही फेंक दिया, कुछ ज्यादा हो रहा फेंक दो। अभी अभी ऑपरेशन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, वो कलेजे का टुकड़ा ही तो था, निकाल के फेंक दिया। तो उनका कलेजा नहीं है। अपने भजनों में मारवाड़ी में कह नहीं, सिलरियों में तो हैंगी झीले, पर समझिए झीले जनो जानो। तो
जिन लोगों को हमने बड़े मान सम्मान और इज्जत के साथ बुलाया था, उन्होंने भी सोचा इधर तो बहुत गहरा पानी है, इधर बहुत गहरा पानी है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मंच ताराराम के साथ साझा कर लिया तो ऊपर से आला कमान का नोटिस आ जाए। डर तो होता ही है ना। और हमारे लोग भी राजनीति करते हैं साहब, हमारे लोग भी राजनीति करते हैं। कैसे करते हैं मालूम है? जो नेता उन आला कमानों के गुलाम है, जो उन मनुवादियों ब्राह्मणवादियों के गुलाम हैं, उनकी पार्टियों में शरीक हैं, हमारे लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं और कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। एक बड़ी गलत बात है, लेकिन आधी कहूंगा, पूरी नहीं कहूंगा। आप आधी आधी बाकी वाली आप समझ लेंगे। मारवाड़ी में कह देता हूं, कुत्तो घरटी साटे हुआ धके नहीं कहूंगा, धके नहीं धके कहना भी नहीं एंड हो तो पूरी गई। तो कुत्तो घरटी साटे हैं। हमारे नेता खुद ही उन पार्टियों के गुलाम हैं, टिकटों के लिए, पदों के लिए, पता नहीं किस किस के लिए, और हम उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम तो साफ कहने वाले लोग हैं भाई। हमने ना तो यहाँ कोई साफे मारा रखी, कुछ जैसलमेर से ये लेके आगे पता नहीं किसके लिए नए डॉक्टर साहब को पहना दिया। यहाँ कोई साफा होता नहीं, माड़ा होती नहीं, कोई सम्मान होता नहीं, ठीक है ना। या तो ये है कि डांट जरूर पड़ती है। जो डांट सुनने का हैसियत रखता है वो इधर आता है, और कोई नहीं आता। तो हमने तो भाई तुम्हें बुलाया था मान सम्मान के साथ, लेकिन नहीं आए तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप आते तो साथी ने कहा था ना कि हमारी दुबारी नहीं आती। लेकिन हमने भी फैसला कर दिया है 10 रुपया कि अब जो पक चुके हैं, चाहे फल हो चाहे पत्ता, जब पक जाता है तो गिर जाता है ना। तो हम चाहते हैं कि जो नई नई कौपलें आ रही है ना, इनको संवारा जाए, इन कौपलों को संवारा जाए। इन कौपलों पे फूल आएंगे और उनके ऊपर फल लगेंगे। जो पत्ते और फल पक चुके हैं उनका तो गिरने का वक्त आ गया है। इसलिए हमने यहाँ पर हर एक को मौका देने की कोशिश की कि हम समाज के अंदर एक नया और ईमानदार नेतृत्व निर्माण करेंगे, नए लीडर पैदा करेंगे। हम उन लीडर्स के मोहताज नहीं रहेंगे जो या तो गुलाम है या फिर अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं कि वहां जाऊंगा तो मेरा वजूद क्या रहेगा, वहां जाने पर मेरा अस्तित्व क्या रहेगा। अगर ऐसा सोचते हैं तो हमें उन नेताओं की भी जरूरत नहीं है। हमें नया नेतृत्व निर्माण करना होगा। प्रकृति का नियम है, पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए आते हैं। समाज की भी यही दशा है। हमारा समाज तो इस काम में और ज्यादा माहिर है। एक दिन में करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं। संख्या की कहां कमी है यार। जो आ रहे हैं उनको पकड़ो ना, जो जा रहे हैं उनको जाने दो, जो जा रहे हैं उनको जाने दो, जो पैदा हो रहे हैं उन पे नजर रखो, कहीं जैसे ही समझदार हो अपनी तरफ ले लो। दुनिया में मेरा राज जो है मुझसे छिन गया है, मैं राजा नहीं रहा हूं, अब मैं फकीर हो गया हूं, अब मैं गरीब हो गया हूं, दीनहीन हो गया हूं। ऐसा वो सपने में देख रहा, और सपने में देखते देखते उसका हृदय जो है विचलित हुआ और आंखों से पानी बहने लगा। वो रोने लगा, और वो रोने लगा। क्या सोचकर रोने लगा? कि मेरा राज खत्म हो गया। जबकि वो कहां बैठा है? सिंहासन पर बैठा है। कहां बैठा है? सिंहासन पे बैठा है, और सपने में देख रहा है कि मेरा राज खो गया है। लोग जाकर जगाते हैं, तो जगाने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो पता लगता, अरे मैं तो सिंहासन पर बैठा हूं, मेरे सिर पे तो ताज लगा हुआ है और मैं आज भी राजा हूं। फिर उन्होंने क्या कहा? सो दशा भई हमारी, अपनो राज खोत दुख पायो। जैसी उस राजा की सिंहासन पर बैठ करके सपना देख करके दुखी होने वाली बात आई, वैसी ही दशा आज हमारे समाज की है।
हमारे समाज के पास में सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी रोने का मामला है या मांगने का मामला है। हम आज भी राजा हैं। भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है और हमेशा विश्व गुरु रहेगा। तो आज हमारी दशा क्या है? हमारी दशा ये है कि हमने सिर्फ ये सोच लिया है कि हम कभी ऊपर उठ नहीं सकते, हमारा भला कभी हो नहीं सकता, हम अपना कल्याण कभी कर नहीं सकते, इसलिए हम 5 किलो गेहूं की लाइन में खड़े हो जाते, क्योंकि हमने सोचा है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, चला गया सब कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक नकारात्मक भाव हमारे अंदर पैदा हो गया है। उस नरपत की तरह हम हो गए हैं जो सिंहासन पर बैठा है लेकिन सपने में देख रहा मेरा राज खत्म हो गया। ये बात पहले तो पता नहीं कितनी लागू होती थी, रविदास जी के जमाने में कितनी लागू होती थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज के जमाने में तो ये बात 100 नहीं 200% लागू हो रही है आपके ऊपर, लेकिन आपको उसका आभास नहीं है, आपको उसका ख्याल नहीं है, आपको उसका क्या कह सकते हैं एहसास नहीं है। आज भी अरे पहले तो सिर्फ इतना था कि आप राजा थे ये सोचना था, लेकिन आज तो आप क्या हैं? आप राजा बनाने वाले हैं, आप राजा बनाने वाले हैं। आपके वोट से राजा बनता है ना, लोकतंत्र में आपके वोट से राजा बनता है, तो आप तो राजा बनाने वाले हैं, यानी राजा के बाप हैं। अब राजा के भी बाप हैं, तुम्हारे बटन दबाने के पहले राजा बन नहीं सकता। हाँ उधर गड़बड़ हो रहा है, वो तुम्हारी नालायकी है, तुम्हारी नासमझी बेवकूफी है जिसकी वजह से वो गलत बटन दबा करके तुम्हारा वोट ले रहा, वो मैटर अलग है, वो अलग बात है। लेकिन आज भी तुम्हारे हाथ में है ना, अगर तुम इसको काबू कर लो कि मैं राजा उसी को बनाऊंगा जो मेरे समाज का कल्याण करेगा, तो आज आप राजा नहीं राजा के बाप हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ कहने में समय लगेगा, इसलिए मैं एक बात आपके लिए ढूंढ के लाया जिसने मुझे सबसे प्रभावित किया कि आज मेरा समाज इस देश का हुक्मरान होते हुए भी, इस देश का शासक होते हुए भी आज लाचार और गरीब और मोहताज बना हुआ क्यों है। मुझे लोग पूछते हैं कि आपने अपने नाम के आगे शासक लगाया, मैंने कहा बिल्कुल लगाया, मैं हूं तब लगाया, क्योंकि कहीं न कहीं राजा बनाने में मेरे वोट का उपयोग होता है और राजा बनाने वाला शासक होता है और मैं शासक हूं। भारत में हर वोट देने वाला व्यक्ति शासक है, लेकिन ये जानकारी नहीं होने की वजह से ये दशा हमारी हो रही है कि आज हम इस धरती के, इस देश के मालिक, मैं देखता हूं बहुत सारी जगह अभी भी नारे लगाए थे, बड़े अच्छे नारे लगाए थे और लगते भी अच्छे हैं। क्या लगते हैं? जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा। इतना प्यारा लगता है, सीना चौड़ा हो जाता, शरीर का एक एक रों खड़ा हो जाता कि हम इस देश के मालिक हैं। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, और हम कहां खड़े हैं? 5 किलो गेहूं वाली लाइन में। भारत देश हमारा है, दाना हमारा नहीं, दाना वो देगा तो मिलेगा। बड़ी अच्छी बातें होती है। इसलिए आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम लगाने के पीछे जो उद्देश्य है हमारा, वो उद्देश्य भारतीय संविधान जिसे बचाना है, और बचाना है ये बात हम कह रहे हैं, लेकिन दुश्मन ने उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का प्रोग्राम ही नहीं बना दिया, उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। अब बात आती है संविधान की, तो एससी और एसटी के लोगों के ऊपर, 2-4 जातियों के ऊपर सीमित हो जाती है कि इन लोगों ने संविधान का फायदा लिया, बाकी लोगों को संविधान से क्या मिला। मैं उन लोगों को एहसास करवाना चाहता हूं कि अभी नारायण जी कह रहे थे कि हमारे समाज में जब नाम देने के लिए कोई आता था, एससी एसटी में तो घर भी आते थे, हमारे डोंगर जी भी खड़े हैं यहाँ पत्रकार बन करके, तो वो जब आते थे तो उनको भी ऊपर से निर्देश थे कि एससी और एसटी वालों के नाम आपको क्या रखने हैं? फूड़िया रखना है, कचरा रखना है, पूंजा रखना है, गोबरिया रखना है, धूड़िया रखना है,
डगड़िया रखना है ना, यही नाम रखना है। और अगर थोड़ा ओबीसी की तरफ, शूद्रों की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी अक्सर नाम यही मिलेंगे, ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। कहीं बुटिया आ जाएगा, कहीं सोमिया आ जाएगा, ठीक है ना, वार के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो नाम है, ये आज जो जितेंद्र, कई लोगों के अभी तो क्या रूपेश है ना, इधर नहीं है ना, हमारा आदमी नाम तो क्या कालाराम, लेकिन लगा क्या रहा है, कलेश लगा रहा। तो ये जितेंद्र, और जो सम्मानजनक नाम जो है, चाहे किसी भी जाति और वर्ग में, आज जो सम्मानजनक नाम मिल रहे हैं ना, भारतीय संविधान की बदौलत मिल रहे, तुम्हारे बाप दादाओं की बदौलत नहीं मिल रहे। ध्यान रख लेना, कान खोल कर। अगर तुम्हारे बाप दादाओं की वजह से रखा, अगर ये नाम मिला होता सम्मानजनक नाम, तो उनका भी होता, तो उनका नाम कथरिया फूड़िया नहीं होता। इसलिए ये जो मिला है तुम्हें संविधान से मिला। बहुत सारी जातियां हैं जिन लोगों के बाप दादाओं के पीछे सिंह नहीं लगते थे, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सिंह नहीं लगते थे, ऑन द रिकॉर्ड है सिंह नहीं लगते थे। आज वो भी सिंह लगाकर कह रहे हैं हम भी राजपूत हैं। सच कह रहा हूं ना, झूठ तो नहीं ना। बहुत सारी जातियां जिनके नाम, बाप दादाओं के नाम के पीछे सिंह नहीं होता था, आज वो फक्र और गर्व से अगर सिंह लगा रहे हैं, भारतीय संविधान की बदौलत लगा रहे हैं। भारत के संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि तुम भी सिंह लगा सकते हो। ये अधिकार वहां से मिला। जिन मंदिरों में तुम आज लटक लटक कर जा रहे हो, उन मंदिरों पर तुम्हारी परछाई भी अगर पड़ जाती थी, तब भी उस मंदिरों को गंगा जल से धोया जाता था। और ये उदाहरण आपके वर्तमान के मुख्यमंत्री मांझी का है, और पहले के भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का, जिनके जाने से मंदिर धोए गए। जिस शूद्र, अति शूद्र, जिनको अछूत और आदिवासी कहा जाता है, इनकी जुबान से अगर गंगा जी का नाम निकल जाता था तो उनकी जुबान को काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। आज वो डुबकियां लगाने जा रहे हैं। ये डुबकियां लगाने भी जा रहे हो तो संविधान की वजह से जा रहे हैं, वरना उस गंगा जी का तो तुम्हें नाम लेने का भी अधिकार नहीं था। गंगा वहां पड़ी है, तुमने अपनी जुबान से या नाम ले लिया तो वह गंगा वहां पड़ी पड़ी अपवित्र हो जाएगी। तो आज जो मंदिरों में और तीर्थ में आपको जगह मिल रही है, भारतीय संविधान की बदौलत। जिन लोगों को, अगर एक लोहार है तो लोहार को दूसरे राजा के क्षेत्र में जाकर के लोहे का काम करने की परमिशन नहीं थी। एक किसान को अपने राजा के क्षेत्र में छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर खेती करने का अधिकार नहीं था। एक दर्जी को कपड़ा सिलने का अधिकार दूसरे राज्य में जाकर के करने का नहीं था। उससे वहां के राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हमारे दर्जी नहीं है, एक दर्जी भेज दो, हमारे नाई नहीं है, एक नाई भेज दो, हमारे लोहार नहीं है, एक लोहार भेज दो। ऐसे आपस में सौदा होता था, जैसे भेड़ बकरियों का होता। आज हमारे लोग भारत के किसी भी कोने में जाकर के अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, अपना उद्योग लगा रहे हैं। ये किसी देवी देवता या भगवान का मेहरबानी नहीं, भारतीय संविधान की मेहरबानी। कि तुम नेशावर में जाकर के पैसा कमा रहे हो, और पैसा कमा करके यहाँ पर बंगला खरीद रहे हो, बंगला बना रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, भारतीय संविधान की बदौलत है। वरना बाल काटने वाले नाई को भी दूसरे राजा के वहां जाकर दुकान लगाने का या काम करने का अधिकार नहीं था। ये समझना होगा हम लोगों को। हम क्यों संविधान बचाना चाहते हैं, क्या दिया है संविधान ने। हमारे लोग सोचते हैं कि ये जो सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, इन लोगों को संविधान ने नौकरियां दे दी। संविधान नौकरियों तक सीमित नहीं है। संविधान ने आपको क्या क्या नहीं दिया, इस बात को लेकर के भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो की जो मुहिम हम लोगों ने शुरू की थी आज से करीबन 15 साल पहले, उस मुहिम को हम बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा चुके हैं। आज हम जन जन तक संविधान को पहुंचा चुके हैं। आज हर आदमी, हर नेता, हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर पत्रकार की जुबान पर भारतीय संविधान का नाम है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 2015 का एक सर्वे गूगल का, उस गूगल के सर्वे में 2015 में ये बात साबित हुई थी कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कोई शब्द था गूगल में, तो वो था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो सबसे ज्यादा बार यूज किया जाने वाला वर्ड।
तो ये संविधान बचाने की मुहिम के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ खाली पुष्प अर्पित करके महापुरुषों को नमन करके जाने का कार्यक्रम नहीं। इसलिए हमने आज के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर कुछ विषय भी निर्धारित किए, क्योंकि बिना विषय के कोई बात करना कोई समझदारी नहीं होती। इसलिए हमने जो विषय रखे उसमें पहले विषय पर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि हमारी समस्याओं का समाधान संगठनों से नहीं, संगठित होने से संभव। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऑर्गेनाइज, पहले एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। शिक्षित, उन्होंने कहा शिक्षित बनो, लेकिन बाद में आवश्यकता हुई शिक्षित करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही बात तथागत ने कही, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की यानी शिक्षा की शरण में जाओ, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये जो संगठित होने की और संघर्ष करने की बात आई, उसी बात के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों ने संगठित होने का काम शुरू किया। संगठित होने का काम शुरू किया तो ऐसे संगठित हुए कि भारत के संविधान और इन अधिकारों से पहले वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम 6,743 टुकड़ों में बटे हुए थे और आज हम 25 लाख टुकड़ों में बटे हुए। आज हम 25 लाख टुकड़ों में विभाजित हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में 5 संगठन ना हो। ऐसी कोई तहसील नहीं है जिस तहसील में 50 संगठन ना हो। ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले के अंदर 500 संगठन ना हो। ऑल ओवर सब मिलाया जाए तो 25 लाख संगठन भारत के अंदर बने हुए हैं। ये संगठित नहीं, ये विभाजन का काम। यहां हमारा विभाजन हुआ है, संगठन नहीं हुआ। हम संगठित नहीं हो पाए क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी लेट रेट बनाई, अपना अपना संगठन बनाया, अपना अपना मंच बनाया, अपना अपना मोर्चा बनाया और मोर्चा, मंच और संगठन लेकर के वो विभाजित हो गए। 2 संगठन आपस में मिलने को तैयार नहीं है और जब 2 संगठन आपस में मिलने को तैयार नहीं है तो ये संगठित होने वाला मामला नहीं होता। इसलिए हमने ये सब्जेक्ट यहाँ रखा कि हे बहुजन समाज के लोगों, हे भारत के इंडिजिनियस पीपल, हे भारत के मूल निवासी आदिवासी भाइयों, आप सभी लोगों को संगठन बनाने की बजाय आपको संगठित होने की आवश्यकता। संगठित हुए बिना तुम्हारी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। अलग अलग दुश्मन क्या करता है? दुश्मन आपको बांट करके डिवाइड एंड रूल लागू करता है। जो अंग्रेजों की नीति नहीं थी, वो इस देश के अंदर इन विदेशी यहूदी ब्राह्मणों की नीति थी, जिन्होंने हमें 6,000 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने नहीं बांटा था, मुगलों ने नहीं बांटा था, ये इन लोगों ने बांटा था। तो ये डिवाइड एंड रूल नीति उनकी थी और उस डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत वो लोग तो हमें 6,743 टुकड़ों में ही विभाजित करने में सफल हुए, लेकिन हम लोग पढ़ लिख करके इतने महान हो गए, इतने बड़े हो गए कि हमने अपने आप को 25 लाख संगठनों में विभाजित कर दिया। आज चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो या सांस्कृतिक संगठन हो, कोई भी संगठन हो, लेकिन कोई संगठन ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने को तैयार हो। इसलिए हमने संगठनों को संगठित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया। संगठन तो बन गए, अब उन संगठनों को संगठित कैसे किया जाए, इस बात को लेकर के हमने मुहिम शुरू की थी और आज हम बड़े पैमाने पे सफल हो रहे हैं कि यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ या भारतीय भीमसेना से जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी किसी न किसी जाति, सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ जरूर है। और वो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है और इस पंडाल में है, तो इसका मतलब है कि अब संगठनों को भी संगठित होने की आवश्यकता महसूस हो रही है और होनी चाहिए। ये हमारी पहल थी। इसलिए हमने यहाँ पर ये विषय रखा था कि जो संगठित होने का मामला है, हम लोग कैसे संगठित कर सकते हैं हमारे लोगों को, इस बात को लेकर के ये विषय यहाँ हमने रखा। तो ये जो यहाँ पर कार्यक्रम, मुझे कहा एक आदमी ने कल कहा, फोन पे कहा, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं इस व्यवस्था के मुताबिक, जैसे आप हैं वैसे मैं भी किसी जाति से ही बिलोंग करता हूं, मानता नहीं हूं अपने आप को, लेकिन है जो है, पहचान है। तो मुझे एक साथी ने कल फोन करके कहा कि प्रोग्राम कहां पर हो रहा है। मैंने कहा पहाड़पुरा में हो रहा है।
पूरा इतना बड़ा पंडाल लग रहा है, क्या लोग आ जाएंगे? मैंने कहा लोगों को आना उनकी मर्जी है, पंडाल लगाना हमारी मर्जी है। हम पंडाल लगा देंगे, लोग आएंगे नहीं आएंगे लोगों की मर्जी है। तो उन्होंने एक आश्चर्यचकित होकर के मुझसे पूछा कि क्या पहाड़पुरा में इतने भीड़ रहते हैं? मुझे पूछा